मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगी, 2+2 आप बताना 4 बनता है या 8। एक पॉइंट कि प्रियंका गांधी अभी हाल में प्रशांत किशोर से मिली और उनके पास जनरल सेक्रेटरी है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। सुनने में आया कि शायद वो यूपी में फिर इंटरेस्ट दिखाएं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की हाल में यूपी वालों की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे शायद किसी ने सजेस्ट भी किया था कि हम ओवैसी के क्यों नहीं बातचीत करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये 2+2 बन के कितना नंबर आता है आपके पास? देखिए, हालांकि वो बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है, वो भी चिंतन करेंगे कि बिहार में क्या हुआ है उनके दल का, और अगर वो रणनीति बना रहे होंगे कांग्रेस के साथ तो उन्हीं की कंपनी कई टुकड़े हो गए हैं उसके, उन्हें हम ले लेंगे किसी को। ये प्रशांत किशोर की बात हो रही है। हाँ, तो अगर कोई ऐसा उन पर रणनीति अंदर होगी, क्योंकि कंपनी के कई टुकड़े हो गए मुझे जो जानकारी मिली है, तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो उनके साथ ही काम करती होगी तो हम भी उनको ले लेंगे। लेकिन आपका क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा? क्योंकि पंचायत चुनाव में तो अभी अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। नहीं, चुनाव पंचायत का तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती नहीं, हम लोग भी सिंबल से नहीं लड़ते हैं, ना सिंबल से लड़ा जाता है। जो आगे वाला चुनाव आने जा रहा है उसमें हम लोग गठबंधन रखेंगे और कोशिश होगी गठबंधन बहुत मजबूत बन करके आए। बट मजबूत मीन्स के अखिलेश के साथ गठबंधन करना, आपका रेपुटेशन है कि आप बड़े दिल की दोस्ती करते हैं, आप सीट्स भी ज़्यादा देते हैं जो शायद वो डिलीवर ना कर पाए। पर अब नाउ इट इज़ टाइम टू बी रियलिस्टिक। तो आप किस आधार पे सीट्स देंगे? कोई आपने कुछ तरह का फॉर्मूला बनाया है? हालांकि जो डेमोक्रेसी में फार्मूला तो ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिला हो, लेकिन क्योंकि विधानसभा का समीकरण देखना पड़ता है, कई बार बीजेपी के लोग इतनी चिंता कर रहे थे किस जाति का अध्यक्ष बनाएं। यूपी में पहले निषाद समाज के नाम चलाया उन्होंने, फिर लोधी समाज का चलाया, फिर ब्राह्मण समाज का भी चलाया। उन्होंने कहा क्षत्रिय, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षत्रिय बन नहीं सकता है। तो ये कैलकुलेशन करते रहे बीजेपी के लोग। तो कई बार गठबंधन में और विधानसभा जीतने में जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पहले कैसा परिणाम रहा है, उन तमाम चीज़ों को विचार करके ही फैसला लिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जो जीतेगा वो सीट वही लड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि उन्होंने बिहार में किया, शुरू में बड़ी रैली करी उसको लेके, जो शो कि तेजस्वी यादव से भी के बार्गेनिंग पॉइंट की तरफ से वो बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? हम लोग अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, किसको क्या करना है करता रहे, हमारा गठबंधन रहेगा। तो इंडिया अलायंस के अगर मैं कहूँ कि 3 सबसे मजबूत पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो कौन आप गिनेंगे? सॉरी, मैं इंडिया अलायंस में सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया अलायंस को जो सबसे मजबूत बनाते हैं। जो इंडिया गठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी और हम सब लोग बैठक किए थे, तो उस समय यही तय हुआ था कि जो रीजनल पार्टी जहां पर मजबूत है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा गया, और नीतीश जी क्योंकि दूसरे दल में थे, दूसरे लाइन में चले गए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो ये इंडिया गठबंधन जब बना था तो यही फैसला लिया गया था सभी दलों ने मिलकर के कि जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में सबसे स्ट्रांग है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और वही आधार हमारे इंडिया गठबंधन का था। हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया। अब आप देखिए रुपया कहाँ पहुँच गया है। अभी प्रधानमंत्री जी युगांडा गए हैं। युगांडा और भारत की करेंसी का अगर आप वो करेंगे तुलना, तो हमारा देश गरीब दिखाई दे रहा है उनसे। ये बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं सुबह से शाम तक कि इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, दुनिया में हम इस नंबर पे पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है इनकी? पर कैपिटा इनकम क्या है? और यूपी की पर कैपिटा इनकम क्या है? अभी हाल ही में मैंने ये फैसला लिया और हम लोगों ने बहुत विचार करके ये बात कही कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, गरीब परिवार जो हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सपेरा है,
पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं और तमाम दलित समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, और उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। बीजेपी 10,000 दे रही है तो सरकार बना ले रही है, तो अब आप सोचिए 40,000 देने पे हमारी सीटें कितनी आएंगी। अब आप पूछेंगे 40,000 आएगा कहां से? हाँ। ये पहला सवाल। हाँ। तो 40,000 कहां से आएगा, इसका मैंने उदाहरण दिया कि आप देश के सब उद्योगपतियों की सूची बनाइए, और ये मैं देख रहा हूं यहां बहुत सारे सब जागरूक और पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप गूगल करिए, चैट जीपीटी पे देखिए कि किस उद्योगपति पे कितना उधार है, केवल टॉप 10 निकाल लीजिए आप। तो अगर उधार से कोई दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है उधार के पैसे से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी बनने पर सरकार उधार लेकर के गरीब परिवार की महिलाओं को 40,000 रुपया साल में देने का काम करेंगे। और 40,000 इसलिए दे रहे हैं, 40,000 इसलिए दे रहे हैं, शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी कि 500 रुपये हम लोग दे रहे थे महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये दे रहे थे। अगले चुनाव में हमने कहा कि 1,000 देंगे, हम चुनाव हार गए। फिर उसके बाद कहा हमने 1,500 देंगे, फिर चुनाव हार गए। 2,500 कहा तो चुनाव हार गए। तो फिर हिसाब किताब हमने लगाया कि अब जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें 3,000 रुपया महीना देंगे गरीब परिवार की महिलाएं, तो 12 × 3 36,000, और 4,000 दे रहे हैं उनको वो जो इंटरेस्ट बीजेपी ने नहीं दिया। तो कितने हुए हैं? 40,000। अब दूसरा बिंदु, बीजेपी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर एक की पर कैपिटा इनकम 1 लाख है। पर कैपिटा इनकम जो यूपी के लोगों की है वो 1 लाख है। तो हम बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि हम 40,000 दे रहे हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनी है 60,000 आप दो, नहीं तो आपके ये आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं, क्योंकि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो 40,000 हम दे रहे हैं, आप 60,000 दीजिए। पर ये पॉलिटिक्स क्या सही है? ये बिल्कुल अच्छी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई खराबी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए थे फ्री। आज देखिए लैपटॉप देने के बाद बहुत सारे बच्चों का जीवन बदला है। लोग हार्वर्ड पढ़ने गए, लोग बाहर पढ़ने गए, लोगों ने अपने आप काम किया। 20 लाख लैपटॉप दिए तो 20 लाख स्टोरीज हैं। आज भी जब मैं पिछले बार में एयरपोर्ट जा रहा था तो कई लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आपके दिए हुए लैपटॉप से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। पर अखिलेश जी, ये दिस इज आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, पर आपको जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। बीजेपी इज ऑल्सो, आप आरोप लगाते हैं कि वो वोट्स खरीद रहे हैं एक तौर से 10,000 देके, तो ये आप भी इसी का कर रहे हैं, आप ज़्यादा दे रहे हैं। आप जब सरकार में होते हैं तो एक तो इन्वेस्टमेंट पहलू है जिस पे आप काम करते हैं, दूसरा सोशल पहलू है जहां गरीब है उसकी क्या मदद कर रहे हैं। और दुनिया भर में ये सरकारें जो हैं गरीबों की मदद करती हैं, गरीबों को किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। दुनिया में ऐसी सरकारें बनी हैं, सरकारें बनाते हैं स्कीम। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट अलग है। और जब समाजवादी सरकार थी तो तमाम हम लोगों ने योजनाएं चलाई थी। कन्या विद्याधन दिया लड़कियों को 30,000, समाजवादी पेंशन 500 रुपया दिया, फ्री लैपटॉप दिया, साइकिल दी, और बहुत सारी सुविधाएं दी हम लोगों ने। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आई तो मुझे याद है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समाजवादी सरकार की बनी, और सबसे पहले लखनऊ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आया था तो शिव नाडर जी आए थे SCL के। और शिव नाडर जी जब आए तो कई मीटिंगों के बाद, उनके अधिकारियों से मीटिंग के बाद, उनकी जो जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग कैंपस अगर कहीं बना है तो वो लखनऊ में बना है। आज भी वहाँ पर 6,000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं बच्चे, वाइट कॉलर जॉब। दूसरा सैमसंग का जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया, मुझे याद है कि सैमसंग को लेकर के तमिलनाडु की सरकार भी कुछ इंसेंटिव्स दे रही थी।
उनके जो अधिकारी लोग आए तो मैंने कहा उनसे कि आप क्या इंसेंटिव चाहते हैं और आप लिस्ट दीजिए मुझे, ये इंसेंटिव चाहते हैं। और उस समय हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि तमिलनाडु सरकार से बेहतर इंसेंटिव सैमसंग कंपनी को दिए और उसका परिणाम ही हुआ कि नोएडा में एक्सपेंशन सैमसंग ने किया। तो एक तरफ तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सोशल जो हमारी जो जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, जो हमारी वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है, उस पर काम कर रहे थे। और हम आपको बताएं, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी हवाई जहाज लेकर के उतर नहीं पाए, केवल समाजवादी सरकार की जो बनाई हुई सड़क थी उसी पर देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर उतर पाए। और अगर ऐसी सड़क बीजेपी के लोगों ने बनाई होती तो प्रधानमंत्री वहां उतरे होते। अगर कहीं देश में बनी हो तो बताइए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करना है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ बनाया, और जिसका एक्सटेंशन हम लोग लेकर के गए बलिया तक, और मुझे याद है गाजीपुर बलिया तक वो बनना था। आज भी जहां मैं छोड़ के आया था पखनपुरा, उस गांव से आगे सड़क नहीं गई। अगर 30-40 किलोमीटर बन गई तो ये सड़क, तो यूपी से आपका बिहार जुड़ जाता, बक्सर जुड़ जाता। आज तक नहीं बनाई बीजेपी के लोगों ने। और इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना था आपका वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे कमाल के हैं, उन्होंने गोरखपुर तो कनेक्ट कर लिया, बनारस कनेक्ट नहीं किया उससे। तो ये डबल इंजन चल नहीं रहे, साथ साथ एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए। और फिर जो एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अगर किसी के पेट दर्द ना होता हो, कमर दर्द ना होता हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चला जाए, अपने आपको दिल्ली में लखनऊ में इलाज कराना पड़ेगा। इतना खराब बनाया इन्होंने, सोचिए आप। तो एक्सप्रेसवे जो बनाया समाजवादियों ने, और जो डिज़ाइन समाजवादियों की थी वही एनएचएआई आज अपना रहा है। हमारे पहले एक्सप्रेसवे में देश के में कहीं भी टोल ऊपर नहीं था, एग्जिट पे था सब। और वे साइड एमिनिटीज़ ऐसी बनाई जो वर्ल्ड क्लास हैं, ट्रक वाले रुक सकें, आम लोग रुक सकें, फैमिली के साथ जो चल रहे हैं उनको एक सुविधा मिले। तो उस तरह का एक डिज़ाइन किया था। केवल हाईवे डिज़ाइन नहीं किया था, उसके बगल में मंडियाँ बनाई थी। मंडियों से कम किसान को लाभ पहुँचे। तो शहरों को जोड़ना, गाँवों को जोड़ना, और हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उस एक्सप्रेसवे से हमारे किसानों को कैसे लाभ पहुँचे, उसके लिए 100 एकड़ की मंडी बनाई जा रही थी। कन्नौज में मंडी बनाई आलू की, इन्होंने काम बंद कर दिया उस पर। कन्नौज में परफ्यूमरी पार्क बनाया। दुनिया में आज परफ्यूम का बिजनेस जाने कहाँ है। हर इंसान, हर लोग पसंद करते हैं खुशबू। और भारत की, हिंदुस्तान की अगर कोई राजधानी हो सकता है परफ्यूम की, तो वो कन्नौज हो सकती है। वहाँ पर हम लोग फ्रांस से वहाँ का देख करके, समझ करके, और बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप करके हम लोग परफ्यूमरी पार्क बना रहे थे कन्नौज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गोबर पसंद है, उन्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे कन्नौज का परफ्यूम पार्क भी बंद कर दिया। उनसे पूछिए कि आखिरकार परफ्यूम पार्क क्यों बंद किया। और एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था हम लोगों ने कन्नौज में, काऊ मिल्क प्लांट, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और बड़े बड़े लोगों ने किया था। उद्घाटन करने के बाद बंद हो गया। बताइए ये कैसे लोग हैं बीजेपी के लोग। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, इन्हें गाय से प्रेम है, और काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये तो बताइए कि उनको तो गोबर पसंद है, आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है? आजकल मैं खस की यूज कर रहा हूँ, वर्टिवेयर। अच्छा, एक थोड़ा सा आप का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सो आपको पता था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, या आपको अचानक एक फ़ोन कॉल मिला? शायद आप दिल्ली में ही थे जब आपको फ़ोन कॉल आया। वो परिस्थितियों से मैं आ गया। नेताजी ने कहा चुनाव लड़िए, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ गया। और उसके बाद अब ऐसा हो गया हूँ कि अब कुछ इंजीनियरिंग के लायक ही नहीं बचा हूँ मैं। तो अब राजनीति तो नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, जो इंजीनियरिंग की थी वो भी सब भूल गए। पर आपने एक्सप्रेसवे में तो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इनपुट दिया था। जब एक्सप्रेसवे बना था तो उसमें थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग का इनपुट आया था। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसका लाभ इसलिए मिला कि जब डिज़ाइन हम लोग एक्सप्रेसवे कर रहे थे, अलाइनमेंट कैसे होना है,
क्या हम यूज़ करें टेक्निकली, या दुनिया में कैसे एक्सप्रेसवेज बने हैं, हाईवेज में नई चीज़ें क्या आई हैं, या मानक क्या हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने जाना, समझा और एक्सपर्ट के साथ शेयर किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 महीने